अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नौ आबादियाती दौर में यूरोपी ताकतों ने दुनिया भर के इलाकों पर कब्जा किया और वहाँ के कुदरती वसाइल जैसे कि सोना, हीरे, तेल और लकड़ी को अपनी मईशतों के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें वसाइल पर कंट्रोल रखने वाले मुमालिक अमीर होते गए, जबकि वो जहाँ से वसाइल निकाले गए वो पसमानदा रह गए। अमेरिका कुदरती वसाइल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है जो इसकी मुआशी, फौजी और सियासी ताकत पर मबनी हैं। ये कंट्रोल बराह रास्त करने की बजाय एक पेचीदा और बिलवास्ता निज़ाम के ज़रिए किया जाता है जो इसे आलमी सतह पर अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देता है। नाज़रीन गिरामी, आजकल पाकिस्तान पर भी ये तरीके आजमाए जा रहे हैं। वीडियो में सिर्फ 4 तरीकों के बारे में बताया जाएगा और इन तरीकों को कैसे राइज किया जाता है, जिनसे बचना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होता, और जो भी अमरीकी निज़ाम से निकलने की कोशिश करता है इसे कैसे निशाने इबरत बना दिया जाता है, और आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से दुनिया के ज़्यादातर वसाइल पर आज अमरीका का कब्ज़ा है। वीडियो तल्ख हकायक पर मबनी है, लिहाजा आखिर तक देखें। पहला तरीका, सियासी और सिफारती दबाव। नाजरीन, अमरीका मुख्तलिफ मुमालिक पर सियासी दबाव डालकर ऐसे मुआहदे करवाता है जो इसकी कंपनियों के लिए साजगार हों। ये मुआहदे अक्सर मुकामी वसाइल को कम कीमत पर हासिल करने की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा ये दूसरे मुमालिक को अपने कुदरती वसाइल तक रसाई से रोकने के लिए पाबंदियां, सेक्शन भी लगा सकता है, जैसा कि ईरान और वेनेज़ुएला जैसे मुमालिक पर हुआ है। नाज़रीन गिरामी, दूसरा तरीका, फौजी ताकत और मौजूदगी। अमेरिका की दुनिया भर में फौजी मौजूदगी इसकी एक बड़ी ताकत है जो ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में अपनी फ़ौज तैनात रखता है जहां तेल और गैस जैसे अहम वसाइल मौजूद हैं। इससे न सिर्फ वसाइल की तरसील को महफूज बनाया जाता है बल्कि ऐसे मुमालिक की हुकूमतों पर भी दबाव कायम रहता है जो अमरीकी मुफादात के खिलाफ हों। तीसरा तरीका, मुआशी और मालियाती निज़ाम। अमरीकी डॉलर का आलमी करेंसी होना एक अहम हथियार है। तेल और दीगर अहम वसाइल की तिजारत ज़्यादातर डॉलर में ही होती है। ये निज़ाम अमरीका को ये सलाहियत देता है कि वो आलमी मईशत को कंट्रोल करे और दूसरे मुमालिक को अपने मालियाती निज़ाम पर इन्हिसार करने पर मजबूर करे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF जैसे इदारे भी अमरीकी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो अक्सर कर्ज देने के बदले कुछ शराइत रखते हैं जो वसाइल की निजकारी या अमरीकी कंपनियों को रसाई फराहम करती हैं। चौथा तरीका, टेक्नोलॉजी और तहकीक है। अमरीका जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक में भी बहुत आगे है। वसाइल निकालने, रिफाइन करने और इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी पर इसका कंट्रोल होता है। इस तरह वो दूसरे मुमालिक को भी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है और इसका फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा ये नए वसाइल की तलाश और उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। नाजरीन, ये तरीके मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसके ज़रिए अमरीका दुनिया के वसाइल पर बिलवास्ता और गैर मुरई कंट्रोल हासिल कर लेता है, और एक नज़र आलमी पस मंज़र पर भी डालते हैं कि किस तरह ये निज़ाम राइज किया जाता है। नाजरीन, पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। जंग जीतने वाले फातिहीन ने साइकस पीकॉट एग्रीमेंट के जरिए अरब रियासतों को ऐसे तकसीम किया जैसे वो उनकी ज़ाती जागीर हों। अपने मनपसंद हुक्मरान बिठा दिए गए और कुदरती वसाइल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया गया, और यहीं से शुरू होती है एक नई साजिश। 1917 में बिलफोर्ड डिक्लेरेशन के जरिए बरतानिया ने फ़लस्तीन में एक सेहूनी रियासत के क़याम की इजाज़त देकर एक ऐसे ज़ख्म की बुनियाद रखी जो आज तक नासूर बना हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया ने
اٹلانٹک چارٹر ٹریٹی کے ذریعے متحدہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک بار پھر اپنے وفادار حکمران مسلط کیے گئے اور وسائل کا کنٹرول ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قرضوں کی معیشت مسلط کر کے ان ممالک کو معاشی اور سیاسی طور پر غلام بنا لیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، کلونزم سے نیو کلونزم کی طرف۔ ان مدنی وسائل پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے عالمی برٹن ووڈ سسٹم تشکیل دیا، ایک ایسا جال جس میں دنیا کے بیشتر ممالک کو پھنسایا گیا۔ اب جو بھی ملک اس امریکی نظام سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ عراق نے کوشش کی، تباہ کر دیا گیا۔ لیبیا کے قذافی نے کوشش کی، انجام آپ کے سامنے ہے۔ شام نے نکلنے کی کوشش کی، وہاں رجیم چینج لایا گیا۔ لیکن اس تاریک منظرنامے میں ایک امید کی کرن بھی موجود ہے۔ 1979 میں ایران نے امریکی سامراجیت کو چیلنج کیا اور اپنے ملک کو اس نظام سے آزاد کر دیا۔ اس سے پہلے شاہ ایران کا وہی کردار تھا جو آج کئی عرب حکمرانوں کا ہے۔ ایران کو 40 سال سے عالمی پابندیوں کا سامنا ہے، مگر کیوں؟ پہلے ایران کو اسلامی برادری میں شیعہ سنی فساد کھڑا کر کے تنہا کیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شاہ ایران کے دور میں شیعہ سنی فسادات میں اتنی شدت نہیں تھی، لیکن جب سے ایران نے اپنا تیل اور گیس امریکی کمپنیوں سے چھڑوایا، شیعہ کافر ہو گئے۔ عراق کے ساتھ 7 سال تک جنگ میں الجھایا تاکہ ایران کمزور ہو کر امریکی امداد کی طرف آئے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں شیعہ سنی فسادات کو عروج دیا گیا اور شیعہ مخالف لٹریچر ذہنوں میں انڈیلا گیا تاکہ لوگ ایران کے امریکی مخالف انقلاب کو سمجھ نہ پائیں۔ امریکی خوف کی انتہا یہ ہے کہ پاکستان جیسی ایٹمی طاقت بھی ایران کے ساتھ گیس، تیل اور دیگر اشیاء کی تجارت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ایران اپنی گیس پائپ لائن ہماری سرحدوں تک لے آیا ہے، لیکن ہماری کانپیں ٹانک رہی ہیں امریکی دباؤ سے۔ لیکن ایران اتنی پابندیوں کے باوجود امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور عرب ممالک کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ 57 اسلامی ممالک جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، آج ایران نے اسی اسرائیل پر میزائل داغ کر اس کے سب سے بڑے فوجی اڈے تباہ کر دیے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس نئی دنیا کے لیے؟ کیا آپ ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوگی؟ اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔